Okay जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे वी विल स्टार्ट काउंसलिंग ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, हमारे जो पीएमसी की सिलेबस में स्टेप 2 का जो क्राइटेरिया है, इसमें कुछ स्टेशन मैंडेटरी है। इसमें एक स्टेशन जो 10 नंबर का हमें मिलता है, दैट इज काउंसलिंग स्टेशन। कि डिजीज के अंदर आप पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्योंकि अगर एक पेशेंट है, उसको फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर डिजीज है और आप उसकी काउंसलिंग करें, आप उसका फॉर एग्जांपल केयर करें, उसको रियलिटी समझाएं, फिर उस डिजीज के बारे में उसको प्रिकॉशंस बताएं, उसके बारे में उसको इन्वेस्टिगेशंस बताएं, ट्रीटमेंट बताएं, तो आफ्टर ऑल द पेशेंट साइकी बिकम पॉजिटिव और वो खुश हो जाते हैं और उसकी जो डिजीज है काफ़ी हद तक काउंसलिंग के ज़रिए वो हम रिकवर कर सकते हैं। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के बारे में, पीएमसी के अंदर जो हाईलाइटेड काउंसलिंग है वो कुछ डिजीज़ है, सीलियक है, ओबेसिटी है, जो हम पढ़ेंगे। तो ओबेसिटी के बारे में काउंसलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ओबेसिटी को हम वैसे लैटिन वर्ड में मोटापन भी कहते हैं। ठीक है, मोटापन, इसके अंदर जो फैट्स की कंटेंट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस वजह से जो एक्सेस फैट्स है वो बॉडी में बढ़ते हैं और इससे कई मजीद बीमारियां जन्म ले सकती है। तो काउंसलिंग में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सलाम से। हम सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, पेशेंट हमें रिस्पांस देगा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, दिस पेशेंट रिस्पांस। फिर बताना है मेरा नाम डॉक्टर सादिक है। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर सादिक है, आपका नाम। आपने डायरेक्ट यहाँ पे पेशेंट से बताना है आपका नाम। वो कहते हैं जनाब मेरा नाम फॉर एग्जांपल असद है। ठीक है, असद है। फिर आपकी उम्र हमने डायरेक्ट बताना है कि आपकी उम्र कितनी है। वो कहते हैं जनाब 48 साल। अब ये पॉइंट याद रखने हैं। हमने पेशेंट के साथ यहाँ पे बात की है कि भाई मेरा नाम डॉक्टर सादिक है, आपका नाम असद, आपकी उम्र 48 साल। मुझे आज मुझे आज प्रोफेसर साहब ने प्रोफेसर साहब ने आपसे आपकी सेहत के बारे में बातचीत करने के लिए कहा है। ठीक है, वो कहेगा जी डॉक्टर साहब, वो कहेगा जी डॉक्टर साहब। ठीक है, वो आपको बताएगा जी बोलिए डॉक्टर साहब। आपने फिर इसको बताना है कि आपको जो मसला था वो क्या है। तो देखें, जैसा कि आप सीने में दर्द या सर में दर्द और थकावट के साथ तशरीफ लाए थे और हमने आपके कुछ बुनियादी, इसको बेसिक टेस्ट कहते हैं, बेसिक टेस्ट करवाए, जिसमें पता चला कि आपको मोटापन है। ठीक है, कि आपको मोटापन है, जिसको हम अपनी जबान में ओबेसिटी कहते हैं। ठीक, आपने ये चीज बतानी है कि एवरी मोटापन या एवरी ओवरवेट इज नॉट ओबीस। इसका मतलब हमने ओबेसिटी की काउंसलिंग करनी है तो आपने यहाँ पे पेशेंट को बताना है कि आपके जो सिम्टम्स के, जैसा कि सर दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, या थकावट महसूस हो सकती है। सीने में दर्द का वजह यह है एक्सेस लिपिड्स कैन ब्लॉक द कोरोनरी आर्टरी कैन कॉज एंजाइना। अगर ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कम हो जाए तो उससे पेशेंट पे चेस्ट पेन आ सकती है, स्ट्रोक वगैरह के सिम्टम, हेडेक वगैरह हो सकती है। तो ये चीज़ें हम पेशेंट को बताएंगे। सुस्ती वगैरह, लेजीनेस वगैरह, डेजीनेस, मलेज की सिम्टम्स आ सकती है। और हमने उसके कुछ बेसिक बुनियादी टेस्ट करवाए। यहाँ पे आपसे सर्वाइवा में पूछेगा कि विच बेसिक टेस्ट वी शुड डन फॉर ओबेसिटी। आंसर इज लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। हम क्या आंसर कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल। इसमें हम HDL और LDL को ज्यादा देखते हैं, वैसे इसके अंदर TG वगैरह भी होता है। HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल।
तो ओबेसिटी के अंदर HDL लेवल कम होगा, LDL लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि HDL का काम ये है, ये जो पेरिफेरी के अंदर टिश्यूज में वेसल के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल है या फैट्स है उसको लेता है और लीवर में देता है, ताकि एथेरोस्क्लेरोसिस ना हो जाए और आर्टरी ब्लॉकेज से प्रिवेंट करें। लेकिन इसका अपोजिट, लीवर से कोलेस्ट्रॉल लेकर टिश्यू को डिपॉजिट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ LDL। इसलिए ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब इसको ओबेसिटी है। सर यहाँ पे पूछेगा ओबेसिटी हम कैसे मालूम करते हैं? हम सबसे पहले मालूम करते हैं BMI। BMI स्टैंड फॉर, वेरी गुड, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का जो फार्मूला है ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PMC के अंदर स्टेप 2 की क्राइटेरिया में BMI इज वन ऑफ द ऑप्शन। इट इज मेंशन कि हम लेते हैं वेट इन केजी, वेट इन केजी डिवाइड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है आपको वहां पे ये फीड्स के अंदर भी बच्चों के अंदर नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए, ग्रोथ के लिए हम ये मालूम करते हैं, लेकिन वहां पे आपको किसी पार्टिकुलर पेशेंट की उन लोगों ने पहले से वेट दी होगी और इसकी हम BMI मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल, चले हम वैसे नॉर्मल बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, इसकी वेट है, वेट दैट इज फॉर एग्जांपल वेट इज 75 kg, और इसकी जो हाइट है, हाइट वो फॉर एग्जांपल 1.5 मीटर है। तो आप लोगों ने 75 वेट की जगह याद रखना है और हाइट 1.5 मीटर डिनोमिनेटर में होता है। तो देखिए BMI इज इक्वल टू वेट 75 और 1.5, तो उसको डायरेक्ट फिर डिवाइड नहीं करना। वजह यह है कि इन द इक्वेशन वी शुड टेक स्क्वायर ऑफ द हाइट। तो हाइट अगर 1.5 मीटर है तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो 75 डिवाइड बाई 3 इससे 25 आएगा। कितना आएगा? 25। इस बंदे की, if a person has 1.5 meter square height and 75 kg weight, इसकी BMI 25 है। ये चीज नोट कर दे काफी इसके अंदर फॉर वाइवा। अगर हम अकॉर्डिंग टू द वेट और हाइट अगर हम BMI मालूम करें, कैलकुलेट करें, और किसी की BMI अंडर 18 से कम आ जाए उसको अंडर वेट कहते हैं। अगर 18-25 के दरमियान आ जाए ये नॉर्मल है, 25 से 30 तक ये ओवर वेट होता है, और मोर देन 30 ओबेसिटी होती है। क्लियर है? ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में याद रखनी है। तो आते हैं अपनी, ये तो मैं तब इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को किसी भी टाइम प्रोफेसर साहब पूछ सकता है ये हम क्यों करते, ये हम क्यों करते, ठीक है, ताकि आप लोगों की माइंड बैकअप माइंड हो, ये चीजें हम क्यों करवा रहे हैं, ताकि इसके पीछे हमारे पास जो है ना नॉलेज होनी चाहिए, रीजन होनी चाहिए। तो मैं फिर से आप लोगों को सिरे से स्टार्ट करवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर सादिक है। मैं आपका नाम, ठीक है, वो बताएगा असद। असद साहब आपकी उम्र 48 साल। जी, मुझे आज प्रोफेसर साहब ने आपसे आपकी सेहत के बारे में बात करने को कहा है, ठीक है। वो कहेगा जी डॉक्टर साहब बोलिए। जी, जैसा कि असद साहब आप आज हमारे हॉस्पिटल में सर दर्द, सीने में दर्द या थकावट वगैरह के साथ आए थे, और हमने उसके लिए कुछ बुनियादी टेस्ट करवाए, और उसमें हमें पता चला कि आपको मोटापन है, आपके अंदर इजाफी चर्बी है, और इसको हम अपनी जबान में ओबेसिटी कहते हैं। वो कहेगा यार ये ओबेसिटी क्या होती है, ये क्या होती है? इसका मतलब ये है, पेशेंट विल से ओबेसिटी होती क्या है, व्हाट इज दिस? तो हम इसको बताएंगे कि इसका मतलब है, इसका मतलब है जिस्म में, इसका मतलब जिस्म में इजाफी चर्बी। इसका मतलब ये है कि जिस्म में इजाफी क्या है? चर्बी। एक्सेस फैट्स इन द बॉडी। इजाफी चर्बी का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर आपकी फैट जो है वो एक्सेस में बढ़ गई है, ठीक है। वो कहेगा जनाब डॉक्टर साहब इसके लिए क्या करना है? वो कहेगा डॉक्टर साहब इससे मुझे मुझे कोई मसला हो सकता है कि नहीं, मसला हो सकता है कि नहीं? वो कहेगा जनाब के इससे मुझे आगे कुछ हो सकती है। हम कहेंगे जी, अगर ये चर्बी बढ़ती रहे, बढ़ती रहे तो इससे इससे और कई कई जानलेवा जानलेवा खतरनाक बीमारियां बीमारियां जन्म ले सकती है, ठीक है, ले सकती है, ठीक है। अगर वो आपको बताए कि डॉक्टर साहब कौन सी बीमारियां या कौन सी बीमारियां जो इस ओबेसिटी से हो सकती है, तो आप बताएंगे जैसा कि दिल का दौरा पड़ना, ठीक है, दिल का दौरा, शुगर हो सकती है, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। बात यह है कि एक्सेस
fats or excess lipid, it can deposit on the coronary artery, اور جب وہ coronary artery کو block کرے تو blood supply to the heart becomes very decreased. It can cause angina and even it can cause myocardial infarction, and that is called, اس کو ہم دل کا دورہ کہتے ہیں. اور excess fat cannot allow insulin act on the receptor. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ان ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے اندر انسولین ہوتا نہیں ہے کیونکہ بیٹا سیل ڈسٹرکشن ہوتی ہے، لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اندر انسولین تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ریسپٹر پہ اسپیسیفک کام نہیں کرتا. تو اگر انسولین کام نہیں کرے گا تو ایکسس فیٹ ول کاز ریزسٹنس ٹو انسولین، تو پھر شوگر کم نہیں ہوگا. یہاں پہ جو شوگر کی بات ہم کرتے ہیں اٹ از ایکچولی وی آر ہائی لائٹنگ ٹو دا پیشنٹ ٹائپ 2 ڈائبٹیز DM2. خیر ہے، اب وہ کہے گا کہ جناب اس میں وہ پیشنٹ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیماریاں مجھے کب ہو سکتی ہے اور اس سے میں مر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح بولے گا کیونکہ اب وہ ڈر گیا کہ اگر اس نے فیٹ کنٹرول نہیں کیے this patient may develop coronary artery disease like myocardial infarction as well as it may lead to stroke. ہم بتائیں گے کہ یہ بیماریاں کوئی خاص ٹائم پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، خاص وقت سے نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اپنی غذا، کیونکہ فیٹی چیز نہیں کھانی، غذا اور ورزش پر دھیان دے. ٹھیک ہے، ورزش پر دھیان دے. ٹھیک ہے، یا ورزش کرے تو اس سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بچ سکتے ہیں. اور آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ خوش قسمتی سے ہماری طبی جدید آلات اور ماہرین ڈاکٹرز آپ کو کچھ ادویات دیں گے جس سے آپ کی اضافی چربی، کیونکہ فیٹس نارمل بھی ہوتی ہے، اضافی چربی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، ختم ہو جائے. خیر ہے، تو آپ نے یہاں پہ میڈیکل فیلڈ کی تھوڑی سی ریالٹی کلیئر کرنی ہے کہ وی ہیو اے ویری ایڈوانس ٹیکنیک اینڈ ڈرگ ود ایکسپیرینس ڈاکٹر اسٹاف، کہ وہ آپ کی جناب کیئر کریں گے. وہ پھر آپ کو کچھ میڈیسن دیں گے، اس کے ذریعے آپ کی بہت حد تک گزارا ہو جائے گا. وہ یہاں پہ آپ سے یہی پوچھے گا، ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بتائیں، ٹھیک ہے، کہ میں کیا کروں تاکہ میں کم وقت میں اضافی چربی ختم کروں. ٹھیک ہے، وہ کہے گا آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میں بہت کم ٹائم میں اپنی اضافی چربی کو ختم کروں. تو آپ نے بتانا ہے اس کے لیے آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ سرگرمیاں لانی ہے، جیسا کہ روزانہ اتنا تیز ورزش کرنا جس سے ماتھے پہ پسینہ آ جائے. ٹھیک ہے، 30 سے 40 منٹ تک. ٹھیک ہے، یہ کوشچن یاد رکھے. پیشنٹ کو بتانا ہے کہ آپ نے اتنا تیز جانا ہے ایٹ لیسٹ آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے، تاکہ اس کی جو میٹابولک ریٹ ہے وہ تو ایٹ لیسٹ بڑھ جائے نا. اگر پیشنٹ آہستہ آہستہ جائے گا، اس کی میٹابولک ریٹ نہیں بڑھے گی، تو مطلب یہ ہے کہ اگر فیٹس برن نہیں ہوں گے، ایکسس لپڈ کم نہیں ہوتے.
इतना स्लो भी नहीं जाना जिससे बॉडी की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट ही ना हो जाए। इतना पेशेंट को बताए कि तेज जाए कि एटलीस्ट आपके माथे पे पसीना आ जाए, और ये है कि आपकी जो फैट है वो बर्न हो जाए। और डेली उसको कितना वर्जिश करना होगा, 30 से 40 मिनट, ठीक है ना। और बताना है ग़िज़ा के अंदर ऑयली चीज़ें या फैटी चीज़ें या चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, चीज़ें नहीं खानी, मतलब उसने ये चीज़ें नहीं। वो डाइटरी इंटेक भी अपना जो है ना रिस्ट्रिक्ट करेगा, डाइट के ज़रिए भी अपने आप को कंट्रोल करेगा। और दूसरा आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बता रहे, तो दोनों की वजह से उसकी जो फैट है वो कम हो जाएगी। फिर वो यहाँ पे कहेगा कि डॉक्टर साहब क्या इन चीज़ों से मैं ठीक हो जाऊँगा? हम कहेंगे इन चीज़ों के साथ आपकी जो बीमारी है, आपकी जो इजाफी चर्बी है, काफ़ी हद तक वो कम हो जाएगी। लेकिन हम आपको इसके साथ साथ कुछ अद्वियात देंगे जिससे आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कम वक्त में फ़र्क पड़ जाएगा। और साथ में इजाफी चर्बी को कम करने के लिए कुछ अद्वियात देंगे, ठीक है, कुछ अद्वियात देंगे। अब जब आप अद्वियात बताएंगे, यहाँ पे प्रोफेसर साहब पूछेगा आपसे, बीइंग अ डॉक्टर, वाइवा क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्रग्स यू कैन गिव टू अ पेशेंट फॉर डिक्रीजिंग लिपिड? तो आपने कहना है कि सर इट इज एज अ होल नोन एज लिपिड लोअरिंग ड्रग। ये ऐसी ड्रग्स होंगे या एजेंट्स होंगे जिससे हम लिपिड की लेवल को कम करेंगे। इसको एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स भी कहते हैं, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स भी कहते हैं। तो उसमें जो पहली फैमिली का नाम है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेरी गुड, दैट इज स्टेटिन। स्टेटिन इज अ फैमिली ऑफ ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। तो स्टेटिन के अंदर एटोरवा स्टेटिन, ठीक है, इसके बाद है सिमवा स्टेटिन एंड रोवा या रीवा स्टेटिन, ये लोवा स्टेटिन। जितनी भी स्टेटिन है, बस आपने दो नाम भी बता दिए कि जितने भी स्टेटिन के ड्रग है, दीज आर दो ड्रग ऑन द बेस ऑफ विच वी कैन डिक्रीज और लिपिड लेवल। और यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाए तो दीज ड्रग इनहिबिट HMG CoA रिडक्टेज। ये एंजाइम आप लोगों ने याद रखना है, वेरी इफेक्टिव इन द वाइवा, क्लियर है। HMG स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट, लेकिन आप लोगों ने HMG याद रखना है, CoA रिडक्टेज। अब ये वो एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए रेट लिमिटिंग एंजाइम है। इस एंजाइम के बगैर कोलेस्ट्रॉल नहीं बन सकती। तो अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, फर्दर कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं बनेगी, और जो इजाफी एक्सेस फैट है वो बॉडी के अंदर क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। लेकिन इसका जनाब सिर्फ याद रखे, एक और बात मैं बताने लगा हूँ, जब ब्रेन को ज्यादा देर तक ग्लूकोज ना मिले, द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन दैट इज कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज बनती है कहाँ पे, वेरी गुड, लीवर के अंदर, कीटोजेनेसिस। कीटोन बॉडीज बनाने के लिए जो एंजाइम है HMG CoA सिंथेज है, और जो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए एंजाइम है वो HMG CoA रिडक्टेज है। अब देखें, these drugs are safe usually but can cause hepatotoxicity। ये क्या करा सकती है, hepatotoxicity, and these drugs may can cause rhabdomyolysis। But what is rhabdomyolysis? Very good, it is the breakdown of skeletal muscle cell। skeletal muscle cell lysis को हम rhabdomyolysis कहते हैं। तो देखिए, अगर ये सिर्फ आप लोगों को पता है एटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन एटसेट्रा, these are statin family and they are HMG CoA reductase। इस एंजाइम का पहला वर्ड H है, H फॉर हेपेटोटॉक्सिक, और इसका आखिरी रिडक्टेज का वर्ड R है, R फॉर रिप्टोमाइलाइसिस, क्लियर है। तो एक तो हमने ओबेसिटी के लिए, फैट को कम करने के लिए स्टेटिन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। अब स्टेटिन ड्रग्स के साथ साथ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स वी यूज इन दिस पेशेंट इज कॉल्ड बाइल एसिड रेजिन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बाइल एसिड रेजिन। Another group of drugs that is used in the treatment of hyperlipidemia is known as bile acid resin। इसके अंदर एक ड्रग याद रखे, that is called cholestyramine, ठीक है, या cholestyramine। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे, it inhibit, हाँ जी, bile reabsorption from ileum, bile reabsorption from ileum। ये वाइवा की क्वेश्चन बता रहा हूँ, from ileum। अब देखिए बहुत आसान है,
जो बाइल है ये लीवर में सिंथेसाइज होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और बाइल डक्ट के जरिए फ्लो करके ड्यूडेनम में आता है। और जब बाइल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ड्यूडेनम में आए बाइल, ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जो बाइल ड्यूडेनम में आता है इसका मतलब ये है कि इट हेल्प इन द फैट डाइजेशन अलॉन्ग विद लाइपेज। तो क्या होता है जो बाइल है वो फैट फूड डाइजेशन में काम करे, उसको लीवर इलियम से दोबारा इंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन के जरिए लीवर में ले जाना पड़ता है। अगर आप उस एरिया को ब्लॉक करें तो लीवर को बाइल नहीं मिलेगा दोबारा, तो दोबारा बाइल बनाने के लिए वो क्या यूज करेगा, कोलेस्ट्रॉल। तो बॉडी का ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। आप लोगों ने ये याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास बाइल है इट इज मेड अप ऑफ बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बाइल साल्ट एंड वाटर। इसका मतलब अगर हम बाइल की लेवल कम करेंगे द लीवर मस्ट यूज कोलेस्ट्रॉल टू मेक फर्दर बाइल। तो ये जनाब हमारे पास बाइल एसिड रेजिन है। इसके बाद है एजिटामाइब। एजिटामाइब ये वो ड्रग है कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, इट इनहिबिट डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, इनहिबिट डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। क्लियर है, इंटेस्टाइन के अंदर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। और अगर हम फूड लेंगे और फूड में कोलेस्ट्रॉल है तो उसको इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ना होने देना ये एजिटामाइब का काम है। और अगर ये इंटेस्टाइन में काम करेगा तो इसकी साइड इफेक्ट भी वही है, जीआईटी अपसेट, ये फ्लैटनेस करा सकता है, जीआई माइल्ड पेन करा सकता है, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। Another thing to remember, very important, that is niacin. Niacin actually is vitamin B3 used in the treatment of hyperlipidemia. कभी कभार तो प्रोफेसर को जब आप स्टेटिन बताते हैं उसके बाद वो ये बताते हैं, चलो पास कर देता हूँ, वो कौन सा विटामिन है जो हाइपरलिपिडीमिया के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। आंसर इज नियासिन। नियासिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया बिकॉज इट इंक्रीज एचडीएल एक्टिविटी एंड डिक्रीज ऑफ एलडीएल एक्टिविटी। ये एलडीएल कम करता है, एचडीएल को ज्यादा कर देता है। एंड एचडीएल इज अ गुड, एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। फिर एक और ड्रग है दैट इज कॉल्ड फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स के अंदर जिमीब्रोजेल, ये याद रखना है, जिमीब्रोजेल। इसका काम भी एचडीएल को बढ़ाना है, एलडीएल को कम करना है और ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल की एलिमिनेशन को, बॉडी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। तो व्हेनेवर लिपिड लोअरिंग ड्रग कम इन द वाइवा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटिन, बाइल एसिड रेजिन, एजिटामाइब, नियासिन एंड फाइब्रेट। एग्जाम में अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेटिन इज रिलेटिवली अलोन सेफ, यस इट इज वेरी राइट कि अगर हम स्टेटिन अकेले देंगे इट इज रिलेटिवली सेफ। लेकिन अगर हम स्टेटिन को इफेक्ट बढ़ाने के लिए कुछ लोगों में कंबाइन करते हैं, किसके साथ, नियासिन के साथ या फाइब्रेट के साथ। इफ स्टेटिन ड्रग कंबाइंड विद फाइब्रेट एंड नियासिन then उन केस के अंदर there is increased risk of hepatotoxicity and rhabdomyolysis। जब rhabdomyolysis होगी, skeletal muscle cell डैमेज होगी तो skeletal muscle cell से creatine kinase बढ़ेगी, ठीक है। और hepatotoxicity अगर रिस्क आप समझ सकते हैं, जिस पेशेंट में अगर हम स्टेटिन देंगे तो उसको hepatotoxicity हो सकती है, उन केस के अंदर हम फिर क्या कर सकते हैं, the patient should be deal and we can go for LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे तो फिर जाकर हम स्टेटिन स्टार्ट कराते हैं। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट काउंसलिंग फॉर द ओबेसिटी। काउंसलिंग इज वेरी इजी, बट आप लोग को टेक्निक्स आनी चाहिए, पॉइंट्स आने चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो 2-3 चीज़ आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं एग्जामिनर, वो आप लोग ठीक करेंगे तो पासिंग रेशो बढ़ जाती है, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फ्यू मोर स्टेशन विच इज इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इन द कमिंग लेक्चर, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।